On halogenation, an alkane gives only one monohalogenated product. The alkane may be. देखो हमने ये हेलोजिनेशन के अंदर क्या पढ़ा था कि sp3 कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है that will be replaced by halogen, है ना। और जितने डिफरेंट कार्बन्स होंगे उतने डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जैसे अगर हम 2 मिथाइल ब्यूटेन की बात करें, इसके अंदर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है। ये समझ आया कैसे सेम है? साक्षी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अब आवाज आ रही है? देखो नहीं, तो उसको हम हेलोजिनेशन बोलते हैं। अब पहला ऑप्शन है 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर यही रहेगा। ये दोनों कार्बन सेम है, ये समझ आया कैसे सेम है या नहीं? सर sp3 नहीं बच्चे देखो, पहले तो ये देखो कि सारे के सारे कार्बन sp3, हम दोबारा से शुरू करते हैं। मान लो ये सारे के सारे कार्बन अपने पास sp3 हैं और हमें पता है रिएक्शन होती है sp3 पे। तो हम क्या करते हैं, एक एक बार हर एक कार्बन पे क्लोरीन लगा देते हैं, क्योंकि सबके सब sp3 हैं तो सब पे रिएक्शन हो सकती है। एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, इस पे हैलोजन लगा देते हैं। तीसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, इस पे हैलोजन लगा देते हैं। एंड एक और प्रोडक्ट हमें मिल सकता है, अगर हम हैलोजन इस पे लगा दें और एक बार हैलोजन नीचे वाले कार्बन पे लगा दें। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। मुझे इन सब के नाम से बताओगे साक्षी, क्या नाम बनेंगे इन सब के आईपीएसी नेम्स? 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका अगर हम नाम लिखें तो वो बनेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और सेकंड वाले का 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन, ओके। थर्ड 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। एंड नीचे वाले का 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 1 क्लोरो 3 मिथाइल, ओके। एंड लास्ट 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखो साक्षी, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो मतलब ये एक नया कंपाउंड नहीं है, तो इसको काट दो। ये चीज क्लियर? यस सर। कहने का मतलब क्या है, जब हमने इस कार्बन पे क्लोरीन लगाया और जब हमने इस कार्बन पे क्लोरीन लगाया तो सेम प्रोडक्ट मिला। तो ये दोनों कार्बन्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। चाहे यहां क्लोरीन लगाओ चाहे यहां क्लोरीन लगाओ, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। और वो हमने बना के देखा भी है, उनका नाम सेम आ रहा था, मतलब वो सेम प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हैं। बाकी सब अलग अलग हैं, तो टोटल अपने को कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं? 4। क्लियर या नहीं? यस सर। ठीक। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इस पे ट्राई करते हैं। बी पार्ट है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इस पे कितने प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं साक्षी?
How many products can be obtained? सिंगल प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि चारों के चारों कार्बन आइडेंटिकल है और बीच वाले पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, और ये तो मेरे ख्याल हमने क्वेश्चन क्लास में ही किया था, नियोपेंटेन। ठीक है, तो इसमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। और साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन में कितने प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं? सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट, तो बी और सी में सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आंसर आएगा बी एंड सी बोथ। क्लियर? मोनोहेलो, वन मोनोहेलो डेरिवेटिव, तो वन कौन दे रहा है? एक बी और एक सी। नोट करो इसे, कोई डाउट है तो बताओ, इसमें क्लियर है ये? यस सर। ये नोट कर लो पहले। या इसको हम स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं, बात एक ही है, तीनों एक ही चीज के नाम है, स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। ये क्या है? एक sp3 हाइब्रिड कार्बन, sp3 hybrid carbon with all four different groups, with all four different groups attached with it. कहने का मतलब क्या है? एक sp3 कार्बन है जिसके आसपास 4 ग्रुप्स लगे हैं, और वो चारों के चारों ग्रुप्स क्या हैं? डिफरेंट। एक A, दूसरा B, तीसरा C एंड चौथा D। तब ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन, रिप्रेजेंटेड बाय स्टार। ये चीज क्लियर? यस सर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था। द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स जनरेटेड ड्यूरिंग द मोनोक्लोरिनेशन इन द अबव रिएक्शन। पहले मुझे इसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताओ साक्षी, हर एक पॉसिबल प्रोडक्ट लिखो। इसके कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे? जैसे अभी अभी किया था सेम, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तो क्या होगा? आइडेंटिकल, तो सिंगल प्रोडक्ट बना के देगा। तो एक बार तो हम क्लोरीन लगा सकते हैं यहां पे, ठीक है। दूसरी बार हम क्लोरीन कहां लगा सकते हैं? इस वाले कार्बन पे। और थर्ड टाइम हम क्लोरीन कहां लगा सकते हैं? इस वाले कार्बन पे। एंड फोर्थ प्रोडक्ट में हम क्लोरीन कहां लगा सकते हैं? इस वाले कार्बन पे। कोई डाउट? नो सर। इन सब में, चारों में मुझे कायरल एटम्स ढूंढ के बताओ कि साक्षी कितने हैं, हर एक में कितने कितने कायरल कार्बन हैं। हर एक कंपाउंड, 4 कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड नंबर 1, 2, 3 एंड 4। फाइंड द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन एवरी कंपाउंड। करो ट्राई एक बार। हर एक कार्बन को देखो, सिंगल बॉन्डेड तो है, मतलब उस पे 4 ग्रुप्स तो हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, देखो एक पार्ट मैं करा देता हूँ। हम पहले इस कार्बन को देखते हैं। इस कार्बन पे 2 एटम सेम है, अगर 2 एटम सेम है तो वो कायरल नहीं होगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की। एक हाइड्रोजन है, ध्यान से देखना, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। एक इथाइल ग्रुप है बड़ा सा, एक मिथाइल ग्रुप है,
और एक है CH2Cl। चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं या नहीं? इस कार्बन के आसपास चारों ग्रुप्स डिफरेंट है। एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, इथाइल, यहाँ पे है CH2Cl। तो चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं। चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो ये कार्बन कैसा होगा? कायरल। ये समझ आया या नहीं? Yes, sir. इस पे तो 2 हाइड्रोजन सेम है, इनफैक्ट तीनों हाइड्रोजन सेम है। इस पे भी 2 हाइड्रोजन सेम होंगे, इस पे 3 हाइड्रोजन सेम होंगे। तो सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है फर्स्ट वाले में। इसी तरीके से क्या मुझे सेकंड, थर्ड और फोर्थ में बताओ कि कितने कायरल कार्बन हैं हर एक में? सर इसमें एक कार्बन, सेकंड वाले में 1 कायरल। कौन सा? जो Cl के साथ है। नहीं बच्चे, ये कायरल नहीं है। देखो, इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन पे तो दोनों CH3 सेम ही तो हैं। ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो ग्रुप्स तो सेम है। दे आर नॉट कायरल। ये कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि इस पे जो दोनों ग्रुप्स हैं वो सेम है। ये वाला कार्बन कायरल क्यों बना था? क्योंकि एक CH3 था, एक था CH2Cl, अलग अलग थे। यहाँ पे तो दोनों ही क्या है? CH3। तो यहाँ पे कोई भी कायरल कार्बन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर या नहीं? Yes, sir. थर्ड और फोर्थ ट्राई करो। थर्ड वाले में हाँ जी। थर्ड वाले में 1। Yes, sir. कौन से वाला? सर Cl वाला। बिल्कुल सही। एंड फोर्थ वाले में? यार ये इसको क्या हो गया? पेंटा तो मैं पूछता पेंटा में कुछ वाले में एक भी नहीं है। ठीक है, तो टोटल कितने कायरल फोर्थ वाला क्लियर है ना कि एक भी नहीं है? क्यों नहीं है? वो क्लियर है एकदम। Yes, sir. तो टोटल देयर आर 2 कायरल कार्बन्स, एक और एक यहाँ। ठीक है, तो आंसर विल बी 2। क्वेश्चन कह रहा था हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल कार्बन सेंटर्स आर जनरेटेड, आंसर आएगा 2। क्लियर? Yes, sir. अच्छा साक्षी, एक और यहाँ पे पॉइंट हम नोट कर सकते हैं। हमने लिखा कि टोटल कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं? 4। हम यही कह रहे हैं ना कि टोटल कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं? एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। तो देयर आर 4 प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। अगर हम स्टीरियोआइसोमर्स को इंक्लूड ना करें, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, अगर हम स्टीरियो आइसोमर्स को इंक्लूड ना करें तो देयर आर टोटल 4 प्रोडक्ट्स। यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स हैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स।
लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी पूछे प्रोडक्ट्स बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, अगर क्वेश्चन में कभी भी तुमसे बोल दे कि प्रोडक्ट्स, अभी तक हमने जितने भी प्रोडक्ट्स लिखे हैं वो उसमें हमने कभी भी स्टीरियोआइसोमर्स इंक्लूड नहीं किए हैं, तो इसमें भी अगर हम इंक्लूड ना करें तो देयर विल बी 4 प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में कह दे कि प्रोडक्ट्स बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, तो अगर उसके अंदर कोई कायरल सेंटर नहीं है, नो कायरल कार्बन, तब तो वो 1 प्रोडक्ट ही काउंट होगा। ठीक है, 1 प्रोडक्ट काउंटेड। बट इफ कंपाउंड हैज कायरल कार्बन, अगर उस कंपाउंड में क्या हो, कायरल कार्बन हो, तो वो काउंट होता है एज 2 प्रोडक्ट, काउंटेड एज 2 प्रोडक्ट्स। क्लियर या नहीं? सर मतलब कहने का मतलब क्या दूसरे है? वाला आंसर हाँ हाँ, जैसे इसमें कायरल सेंटर जनरेट हुआ था, तो इसको 2 प्रोडक्ट मानोगे अगर स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूड करें। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसीलिए बस अभी के लिए ये याद रखो कि अगर कायरल सेंटर जनरेट हो जाता है तो इट इज काउंटेड एज 2 प्रोडक्ट्स, तो इसको 2 प्रोडक्ट की तरह मान के चलेंगे। इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं था तो 1 प्रोडक्ट, इसमें एक कायरल सेंटर जनरेट हुआ है तो देयर विल बी 2 प्रोडक्ट्स, और इसमें 1, तो टोटल प्रोडक्ट्स विल बी 2 + 2 + 1 + 1 6 टोटल प्रोडक्ट्स including stereoisomers will be 6। क्लियर या नहीं? हमने जो पहले में सिस्टेंस किया था वो क्या था फिर? जो हमने सर हमने स्टीरियो आइसोमर्स में सिस्टेंस लिख रखा है। वो सिर्फ ज्योमेट्रिकल था, स्टीरियोआइसोमर्स के और भी टाइप्स हैं, ऑप्टिकल भी था, ऑप्टिकल हमने डिस्कस नहीं किया है बेसिकली। सिस्ट्रांस तो एल्कीन में होता था ना, यस सर। हमने ऑप्टिकल डिस्कस नहीं किया है। एल्केन्स में भी आइसोमर्स आते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो वो +2 में है, लेकिन अगर टाइम लगेगा तो मैं +1 में, +2 की सीबीएसई में है, अगर +1 में कराना होगा तो फिर मैं देखता हूँ, अगर टाइम लगता है, हमारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट होता है तो फिर उसी में डिस्कस कर लेंगे। अभी तो देखते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो कि भाई अगर आपका स्टीरियो सेंटर जनरेट होता है, कार्बन जनरेट हो जाता है, तो इट इज कंसिडर्ड एज 2 प्रोडक्ट्स, उसके 2 आइसोमर्स बनेंगे। जैसे एल्कीन में 2 बनते थे सिस ट्रांस, ऐसे ही यहाँ पे भी 2 बनते हैं स्पेशल अरेंजमेंट को चेंज करके। क्लियर या नहीं? यस सर। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के ना एक तो फॉर्मूला है, मतलब बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं इसके। पहला फॉर्मूला अभी हम कर लेते हैं जो इसमें चाहिए। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, या इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। 3 नाम है इसके। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक, इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला तो ये है, दिस इज इक्वल टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, difference in number of hydrogen between completely saturated compound
and given compound. Divided by 2, whole divided by 2. कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे अब ये कंपाउंड है, इसके अंदर कितने कार्बन हैं टोटल, हर एक कॉर्नर पे कार्बन होता है, तो देयर आर 8 कार्बन। इस पूरे क्यूब में कितने कार्बन हैं, 8 कार्बन हैं। अगर ये कंप्लीटली सैचुरेटेड होता तो इसके अंदर कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे, 18 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन अभी इसके अंदर कितने हाइड्रोजन हैं, हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड तो बने हुए, एक एक हाइड्रोजन और है, ठीक है। तो अभी इसके पास जो है 8 हाइड्रोजन हैं, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 10 हाइड्रोजन का, तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5। क्लियर। यस सर। एंड एक और फॉर्मूला होता है अपने पास, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग्स। ये भी एक फॉर्मूला होता है, वो हमने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इस फॉर्मूला में तभी ये फॉर्मूला लगता है जब साइक्लिक रिंग्स एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, नॉन कनेक्टेड जो रिंग्स हैं वो कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगा पाओगे। जैसे इस क्वेश्चन में तो ये रिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, एक लाइन दोनों के बीच में कॉमन है, देखो तो ये रिंग्स कनेक्टेड हैं, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे क्योंकि बहुत सारी रिंग्स हैं जो कनेक्टेड है। एक ये सर देखो, सामने वाला रिंग, ऊपर वाली रिंग, साइड वाली रिंग, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर रिंग्स कनेक्टेड ना होती मतलब कुछ इस तरीके की रिंग होती, आगे जाके एक क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर बताओगे कितनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, देखो कितनी रिंग्स हैं, 1 2, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड का मतलब ये है कि दोनों कोई सेम लाइन शेयर ना करें, ये रिंग अलग है, ये रिंग बिल्कुल अलग है, दोनों के बीच में बॉन्ड तो हो गई, अगर बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो कंपाउंड ही अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो रिंग्स कितनी है, 2 प्लस एक पाई बॉन्ड भी दिख रहा है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो जाएगी, 3। क्लियर या नहीं। एक और एग्जांपल देना। बिल्कुल। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6, हाँ बिल्कुल सही, 6, ठीक है। तो अगर रिंग्स कनेक्टेड नहीं है तो सीधा सीधा लग जाएगा ये फॉर्मूला, अदरवाइज इससे लगाओ, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी से। क्लियर। यस सर। करो नोट। मैक्सिमा मिनिमा पता है साक्षी, इस ग्राफ में 2 मिनिमा है, इस ग्राफ में भी 2 मिनिमा है, ये चीजें पता है। मिनिमा, मिनिमा क्या होता है कि ग्राफ एक बार नीचे आए फिर ऊपर चला जाए, है ना।
तो अगर तुम्हें कभी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टेप्स मेंशन है, नंबर ऑफ मिनिमा दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स -2 -1। जैसे अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या है कि इट इज अ 3 स्टेप रिएक्शन। 3 स्टेप रिएक्शन मतलब इसके अंदर 2 मिनिमा होने चाहिए जो कि सबके अंदर है, पहला पॉइंट। ठीक है, पहले तो स्टेप्स दे रखे हैं, तो मिनिमास काउंट करो। 3 स्टेप रिएक्शन है तो मतलब 2 मिनिमा होने चाहिए, वो हर एक में है, तो हम किसी को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। ऊपर से एक ना ग्राफ होता है हमारे पास, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस। एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, शायद मैंने ये केमिकल बॉन्डिंग या कहीं पे कराया है, शायद, मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने तुम्हें कराया है या नहीं। ठीक, तो ये इस तरीके का ग्राफ होता है कुछ, नहीं तो +2 में तो हम डिस्कस करते ही हैं ये ग्राफ। ये रिएक्टेंट होते हैं, ये प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हम रिएक्टेंट्स को कितनी एनर्जी सप्लाई करें कि रिएक्शन शुरू हो जाए। रिएक्शन शुरू कब होती है? मैक्सिमा पे, यहां जाके रिएक्शन शुरू होती है। तो रिएक्टेंट के पास अभी इतनी एनर्जी है, और कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? दिस मच। कि हम मिनिमम कितनी एनर्जी सप्लाई करें उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। अभी देखो रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है, रिएक्शन शुरू करने के लिए यहां तक जाना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी रिएक्शन को शुरू करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये पॉइंट क्लियर? अब अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो उसको सप्लाई करने में टाइम लगेगा, तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, रिएक्शन स्लो। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो जल्दी जल्दी सप्लाई हो जाएगी, तो रिएक्शन विल बी फास्ट। इन 2 पॉइंट्स में कोई दिक्कत? सर ये तो आ गया समझ, ऊपर वो जो फॉर्मूला लिखा है वो नहीं आया। ये वाला, ठीक है सर। ये फॉर्मूला बच्चे, इसमें क्या नहीं समझ आया? सर मतलब इसमें हमने मिनिमा तो सब में 2 है। हाँ, मतलब मिनिमा सब में 2 हैं, तो हम किसी भी ग्राफ को अभी निगलेक्ट नहीं कर सकते। इन केस ऐसा कोई ग्राफ होता तो हम उसको वैसे ही निगलेक्ट कर देते। मान लो डी ऑप्शन ऐसा होता तो हम डी ऑप्शन को निगलेक्ट कर देते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिनिमा कितना होता? एक ही होता, जबकि अपने पास मिनिमा कितने आने चाहिए? 3 स्टेप रिएक्शन है तो मिनिमा कितने होने चाहिए? 2। ठीक है, तो अभी तो हम किसी को निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मिनिमा मस्ट बी नंबर ऑफ स्टेप्स -1, तो सब में सही दिखा रखे हैं मिनिमा। तो अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप, मतलब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए? हाई। एंड लास्ट स्टेप इज फास्टेस्ट, है, मतलब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो। कोई डाउट? नो सर। अब अगर हम फर्स्ट ग्राफ को देखें, फर्स्ट में जो फर्स्ट स्टेप करवा रहे हैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी तो कम है, लेकिन इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है लास्ट वाले की। तो मतलब ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमें तो फर्स्ट वाले की एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा, लास्ट वाले की कम। इसमें भी फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की अप्रोक्सीमेटली सेम सी लग रही है, तो ये भी नहीं बन पाएगा। इस वाले में देखो, फर्स्ट वाले की बहुत ज्यादा है, लास्ट वाले की कम है, तो आंसर विल बी सी। क्लियर या नहीं? यस सर। करो इसे।
पहले ये लिख लो 2 फॉर्मूला, फिर उसके नीचे नोट कर लेना उसको मार्क करके। बताओ इसका आंसर, डबल बॉन्ड इक्वल सी पार्ट। ठीक है, समझ आया ये कैसे सी पार्ट? पी पार्ट किया मैंने बोला था। सी पार्ट, आंसर इज सी। चलो देखो, जो अपने पास प्रोडक्ट है साक्षी, प्रोडक्ट के अंदर कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स हैं? 2। ये क्लियर? यस सर। और ये बना कैसे है? हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के। बना कैसे है? हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के, वो भी कितने मोल? 1 मोल। अच्छा, हाइड्रोजनेशन में क्या होता था? अगर एल्कीन है तो 1 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन होती थी और डबल बॉन्ड टूट के HH आ जाता था, याद है? यस सर। और अगर अल्काइन है तो 2 मोल H लगता था। कितने मोल H लगेगा? 2 मोल H। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब टूट जाते हैं। यहाँ पे 2 मोल H है तो 2 बार HH आ जाएगा। एक बार इस तरीके से लगा दो, एक बार इस तरीके से लगा दो। क्योंकि अपने को क्वेश्चन में 1 ही मोल दिया है तो मतलब इनिशियली रिएक्टेंट में एक पाई बॉन्ड भी होगा। 2 रिंग्स और एक पाई बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 3। क्लियर? यस सर। और अगर यहाँ 2 मोल लिखते या 3 मोल लिखते? अगर यहाँ पे साक्षी 3 मोल लिख देते तब आंसर कितना आ जाता? आवाज आ रही है साक्षी? यस सर। आंसर कितना आता 3 पे? सर नहीं पता। हाँ हाँ हाँ, सर 3 मोल पॉसिबल तो नहीं होता। नहीं, अगर पॉसिबल होता, वैसे तो 3 मोल पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे 3 मोल लिख देता तो कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आती ए के अंदर? सर 3 मोल पॉसिबल है। बच्चे बिल्कुल है, देखो कैसे है। हो सकता है कि इनिशियल रिएक्टेंट ऐसा हो, वो तो पाई बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है ना, कितने पाई बॉन्ड है। हो सकता है रिएक्टेंट ऐसा होता, तो इसको रिड्यूस करने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन लग जाता है? 3 मोल। एक यहाँ, एक मोल यहाँ लग जाता, एक मोल यहाँ लग जाता और एक मोल यहाँ लग जाता। क्लियर या नहीं? 3 मोल क्या, इवन 4 या 5 मोल भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो फिर मल्टीपल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का केस बन जाएगा। क्लियर या नहीं? सर अगर मैं 3 मोल ही रखूं और उसके बाद साइक्लिक रिंग इंक्रीज कर सकते हैं? साइक्लिक रिंग इंक्रीज नहीं, रिंग्स कभी बढ़ नहीं सकती हैं, कम ज्यादा नहीं हो सकती। रिंग्स बनाओ, कम ज्यादा करोगे फिर तो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा ना। हम जब भी हाइड्रोजनेशन करते हैं हम स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं करते, हम सिर्फ पाई बॉन्ड तोड़ते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स कभी नहीं तोड़ते। रिंग्स तो सिग्मा बॉन्ड से बनी है ना, तो रिंग्स नहीं टूटेंगी, या ना तो रिंग्स बनेंगी ना रिंग्स टूटेंगी। क्लियर?
Yes, sir. सिर्फ डबल बॉन्ड कम ज्यादा हो सकते हैं, रिंग्स कभी भी हाइड्रोजनेशन से इफेक्ट नहीं होती हैं। तो अगर यहाँ पे 3 मोल लिखा होता तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ए के अंदर आती 5, 2 रिंग्स और 3 पाई बॉन्ड्स। ठीक, Yes, sir. करो इसे नोट। देखो साक्षी, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि मीथेन किस रिएक्शन से बन सकता है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता था, आर के सामने आर आता है एज अ प्रोडक्ट, वो है ना। तो नहीं बनेगा, उसमें तो इवन कार्बन चाहिए। तो इसमें मिनिमम 2 कार्बन वाला एल्केन मिलेगा, है ना। तो अपने को तो एक ही चाहिए। कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में भी क्या होता था, आर के सामने आर आ जाता था, इसमें भी मिनिमम 2 कार्बन बनेंगे। रिडक्शन विद हाइड्रोजन मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में ही हम हाइड्रोजन यूज करते थे। इसमें तो हमने लिखा था स्पेशली कि मीथेन कैन नॉट बी ऑब्टेन, तो इसमें भी मिनिमम 2 कार्बन। सोडा डाइम डीकार्बोक्सिलेशन ये सबसे बेस्ट मेथड रहेगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या ले सकते हैं, CH3COONA, और इसको रिएक्ट करा लेंगे किसके साथ, NaOH और CaO के साथ। ये CONA बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH4। क्लियर या नहीं? सर 3 पार्ट। या नहीं? इलेक्ट्रोलिसिस में R के सामने R आता था और CONA बाहर निकलता था। NaOHCO में CONA तो बाहर निकलेगा लेकिन R के साथ क्या आ जाएगा, H। गुड आउट। नो सर। तो इसके अंदर हमने क्या लिया, CH3CONA, NaOHCO क्या रिएक्ट कराया, CONA बाहर, और इसके साथ एक H लगा दिया, CH4। और ये इंडस्ट्रियल मेथड भी है, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है मीथेन का, सोडा डाइम डीकार्बोक्सिलेशन। नोट करो इसे। पहले हम सारे टॉपिक सब CBSE के अकॉर्डिंग कवर करते हैं, एक बार फटाफट निकालते हुए, मतलब ऐसे तो करते हुए चलेंगे मेंस भी, लेकिन जैसे मैं चाहूंगा कि पहले CBSE के अकॉर्डिंग फटाफट खत्म करें एक बार चीजें। मैंने तो इसमें बेंजीन को मेन चेन लिया था, बट फिर CO2 बेंजीन को मेन चेन तो बच्चे ले ही नहीं सकते क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप तो बाहर है। यस सर, पर सर फिर इसमें कार्बन कम नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन हम फंक्शनल ग्रुप को तो नहीं छोड़ सकते ना। हमने कहा था कि लॉन्गेस्ट चेन इज द वन व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। या तो ये डायरेक्टली लिंक हो जाता, तब भी बात अलग हो जाती, जैसे हमने पिछले केस में, पिछली क्लास में मैंने एक बार सिखाया था, ये डायरेक्टली लिंक भी नहीं हो सकता बेंजीन से। क्यों? क्योंकि बीच में CH2 है, तो ना तो इसमें डायरेक्टली लिंक वाला हम केस लगा सकते हैं। तो हमारी मजबूरी है, हमें लॉन्गेस्ट चेन इसी को सिलेक्ट करना होगा। क्लियर या नहीं है? यस सर। अगर लॉन्गेस्ट चेन ये है तो नंबरिंग भी अब हमें यहीं से करनी होगी, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक,
फिर इसमें बेंजीन की जगह तो 2 फिनाइल आएगा और ब्रोमो का क्या नंबर होगा फिर? अगर अकेला बेंजीन होता तब हम उसको लिख देते फिनाइल। अच्छा, अब ये जो ब्रोमीन लगा है ये कौन सी पोजीशन पे लगा है? सेकंड सेकंड। पोजीशन, है ना? अगर यहां से देखें तो सेकंड पोजीशन पे लगा है, तो अब इसका नाम पड़ेगा 2 ब्रोमोफिनाइल। क्लियर या नहीं? यस सर। तो ये पड़ जाएगा 2 ब्रोमोफिनाइल। ये लगा कहां पे है? 2 पे, तो हम इसको 2 डैश बोल देते हैं। इसको हम 2 डैश बोल देते हैं ताकि 2, और क्योंकि नंबर 2 तो हमने यहां यूज किया है ना, तो कंफ्यूजन ना हो, तो इसको हम 2 डैश बोल देते हैं। तो 2 डैश ब्रोमोफिनाइल, और ये लगा कहां पे है? नंबर 2 पे, इथेनॉल। क्लियर? यस सर। और इसको हम ऑर्थो ब्रोमोफिनाइल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन है। ऑर्थो मेटा कराया मैंने तुम्हें, कराया था शायद, यस सर कराया। है ना? तो ऑर्थो पोजीशन पे भी है, तो ऑर्थो ब्रोमोफिनाइल भी बोल सकते हैं। और ये लगा कहां पे है? 2 पे लगा है, तो 2 पे ऑर्थो ब्रोमोफिनाइल इथेनॉल। वैसे आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग तुम ऑर्थो नहीं लिख सकते हो, तो प्रेफर करो कि तुम ऊपर वाला ही याद रखो। लेकिन बुक्स में कईयों में ऐसे भी तुम्हें देखने को मिल जाती है चीजें, ऑर्थो मेटा पैरा। अगला डाउट। सर यही क्वेश्चन था, बाकी तो हो गया। ठीक ठीक। आंसर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन का पीडीएफ है? और जीओसी के, नेमिंग पे मतलब पूरा जीओसी। मैंने तुम्हें एक पीडीएफ भेजा था और तुमने अभी तक उसके डाउट्स लिए नहीं है। सबको भेजा था ग्रुप में, तुम्हें भी भेजा था शायद अलग से। सब चेक कर लेंगे। चेक करो, ये तो मैं चेक करके भेजता हूँ। ये लो, मैंने भेज दिया तुम्हें। या मैं पूरा पीडीएफ ही दोबारा भेज देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस कर लो, पूरा जीओसी रिवाइज हो जाएगा एक तरह से ऑब्जेक्टिव टर्म्स में। आगे करें फिर, या अभी कुछ? ये एज इट इज याद करनी पड़ेगी। On passing a mixture of steam and methane over heated nickel, स्टीम और मीथेन जब हम पास करते हैं निकल के थ्रू, ठीक है, एंड निकल और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाई टेम्परेचर पे, मीथेन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज बॉर्न। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम नेचुरल गैस। ठीक, ये एज इट इज याद रखनी पड़ेगी। नोट करो इसे।
उसके बाद अगली रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन के अंदर क्या है, जब तुम एक एल्केन लेते हो जिसके अंदर 6 या ज्यादा कार्बन्स हैं और उसको हीट करते हो एट अ हाई टेम्परेचर, बस तुम हाई टेम्परेचर लिखो, ठीक है, टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे लिख दे सकते हो, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है। कैटलिस्ट तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, कैटलिस्ट यहाँ पे क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, क्रोमियम 3 ऑक्साइड, कोई भी एक कैटलिस्ट यूज करना है, वनेडियम पेंटॉक्साइड, या मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। अगर इनमें से कोई भी कैटलिस्ट यूज करोगे तो जो तुम्हारी जो 6 मेंबर की रिंग कंपाउंड है हेक्सेन, वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया, एरोमेटाइजेशन या रीफॉर्मिंग रिएक्शन। क्लियर या नहीं? यस सर। ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस ही हैं जो तुम्हें याद ही रखनी पड़ेंगी। साक्षी मान लो अगर 6 की जगह 7 कार्बन होते तब क्या प्रोडक्ट बनता? बेंजीन विद 1 कार्बन। बेंजीन विद 1 कार्बन, एंड बेंजीन के ऊपर अगर हम एक CH3 लगाते हैं तो उसका नाम क्या होता है? अगर IUPAC नेम की बात करें तो इट इज 1 मिथाइल बेंजीन, अदरवाइज वो क्या होता है, टॉल्यूइन। क्लियर या नहीं? यस सर। करो इसे नोट। और अगर हम 7 की जगह 8 कार्बन लेते, तो मिथाइल ग्रुप। 2 मिथाइल बनते। सर इथाइल। इथाइल, और कोई पॉसिबिलिटी या बस यही पॉसिबिलिटी है? देखो यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज अराइज होती, या तो इथाइलेटेड बेंजीन बनता, या जो 2 कार्बन हैं वो अलग अलग भी आ सकते थे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि रिएक्शन कैसे हो रही है, तो हम मल्टीपल पॉसिबिलिटीज अराइज करके दिखाएंगे। अब वो 2 कार्बन ऑर्थो पे भी आ सकते थे, वो 2 कार्बन मेटा पे भी आ सकते थे, और वो 2 कार्बन पैरा पे भी आ सकते थे। क्लियर या नहीं? सर पर इसमें इथाइल वो मिथाइल ग्रुप ही तो होगा, बाकी के जो 3 बनाए हैं। बाकी के जो 3 बनाए हैं वो कैसे बने? वो मिथाइल ग्रुप ही तो है। जो मिथाइल ग्रुप है, अच्छा CH3 मैंने 2 लगाए ना, ये कैसे लगाए ये पूछ रहे हो? सर मैं कह रही हूँ है तो ये भी मिथाइल ग्रुप ही है, तीनों। हाँ, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं बस, इसमें इथाइल है। आठ कार्बन बैलेंस आउट करने हैं ना, तो ये 2 हटा दो, सच ये 2 हटा दो तुमने, ये 2 हटा दो यहाँ से, ये 2 नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक साइक्लिक मैकेनिज्म है बेसिकली। जो भी तुम्हारे पास 6 कार्बन थे, देखो अगर 6 कार्बन थे तो इस तरीके से हमने बीच में रिंग बना दी, ठीक है, और वो एक बेंजीन बन गया। 6 कार्बन थे तो इस तरीके से रिंग बना दी। जब 7 कार्बन थे अपने पास, वैसे तो 6 या 7 वाला ही आएगा पेपर में भी, मेंस में आया था एक बार 7 वाला, ठीक है। तो 6 में इस तरीके से रिंग बना दी है हमने। जब अपने पास 7 कार्बन थे तो हमने क्या कहा कि भाई एक कार्बन को साइड में रख लेते हैं थोड़ा सा,
एक कार्बन को थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं। ठीक, अगर एक कार्बन को थोड़ा सा साइड में रखते हैं साक्षी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा कि वो जो कार्बन है वो बेंजीन में इंक्लूड ना हो। यही हुआ। लेकिन अगर अपने पास 8 कार्बन हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकती हैं साक्षी? इथाइल ग्रुप। या तो वो हम दोनों के दोनों कार्बन को बाहर ही रहने दें, इस तरीके से दोनों कार्बन इकट्ठे ही बाहर निकाल दें, और रिंग इस तरीके से यहां पे बन जाए, जो हमने बनाया इथाइल वाला बेंजीन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या अराइज होती है कि भाई एक कार्बन ऊपर रख लेते हैं, एक कार्बन नीचे रख लेते हैं। क्लियर या नहीं? आठ ही कार्बन बैलेंस आउट करते हैं ना, और रिंग यहाँ पे बना लेते हैं। तो मेटा पे कभी नहीं आएगा, पैरा पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम एक्सट्रीम वाले ही 2 हटा सकते हैं ना, बाकी तो 6 कार्बन साइड साइड में अरेंज नहीं। तो यही 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं कि या तो दोनों के दोनों कार्बन अलग ही बाहर चले जाएं, या दोनों ऑर्थो पे आए। ये क्लियर या नहीं? ये तो मैं यही पूछ रही थी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ये पहली पॉसिबिलिटी का हमने डिस्कस कर लिया, ये दूसरी का डिस्कस कर लिया, और ये थर्ड का 2 पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस कर लिया, पॉसिबिलिटी नंबर ए एंड पॉसिबिलिटी नंबर बी। करो इसे, हेडिंग डालो, क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स, लास्ट रिएक्शन एल्केन्स की। क्रैकिंग ऑफ, लास्ट नहीं कहेंगे, इसमें और भी चीजें ऐड करेंगे। क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स, या हम इसको कह सकते हैं पायरोलिसिस ऑफ एल्केन्स, या थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ एल्केन्स। क्रैकिंग कह लो, पायरोलिसिस कह लो, या थर्मल डीकम्पोजिशन कह लो। देखो इसके अंदर क्या है, बेसिकली it is the heating of, this reaction involves heating of alkanes at high temperature, leading to the formation of smaller alkanes, स्मॉलर एल्केन्स मतलब जिसके अंदर कम कार्बन हो, with less number of carbons, alkenes, alkynes and hydrogen, alkenes, alkynes and hydrogen। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो एक रिएक्शन है जिसमें हम हीट करेंगे विदाउट एनी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वगैरह हम ऐड नहीं करेंगे, बस हीटिंग करनी है विदाउट एनी ऑक्सीजन। और उससे होगा क्या, उससे या तो छोटे एल्केन मिलेंगे, या एल्कीन बन जाएगा, या अल्काइन बन जाएगा, एंड अलोंग विद हाइड्रोजन। होगा कैसे वो अभी हम देखते हैं। ये क्लियर है? पहले तो ये बताओ। इसमें एल्कीन्स और एल्केन्स बहुत अच्छी अमाउंट में बनते हैं। एल्कीन और एल्केन ये बहुत अच्छे अमाउंट में बनते हैं, ठीक है, एप्रिशिएबल अमाउंट कह सकते हैं। लेकिन अल्काइंस जो बनते हैं वो वेरी लो अमाउंट में बनते हैं, तो हम इसको ना भी बनाए तो चलेगा।
अगर हम एल्काइंस को ना बनाए तब भी चलेगा, क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में बनते हैं, लेकिन एल्केन्स अच्छी अमाउंट में बनते हैं, एप्रिशिएबल अमाउंट। सेम इज द केस विथ एल्कीन्स। एल्कीन्स भी एक अच्छी खासी अमाउंट में बन जाते हैं। अब करना क्या है इसमें, ध्यान से देखो। इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखने वाले हैं। वी कैन ब्रेक, इस रिएक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ब्रेक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स या फिर कार्बन कार्बन। हम या तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा करेंगे या कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ा करेंगे। दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जगह हम ऐसे लिखें कि नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, टोटल, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मस्ट रिमेन सेम। कहने का मतलब क्या है, देखो ये क्लियर है पहले तो साक्षी? यस सर। देखो इसको एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं। मान लो हम इथेन ले लेते हैं। इथेन के अंदर 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है ओवरऑल। अगर हम इसको हीट करते हैं साक्षी, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या दिमाग में आती है कि हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ देते हैं, यहां से भी एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं, यहां से भी एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं। तो ये H और H मिलके क्या बना लेंगे, H2। H और H मिलके क्या बना लेंगे, H2। और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो गया, देखो ध्यान से, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो गया, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो गया। तो ये आपस में ही एक बॉन्ड और बना लेंगे और क्या बन जाएगा, एल्कीन। क्लियर या नहीं? यस सर। तो अब टोटल काउंट जरूर करना कि कार्बन 2 ही रहे और हाइड्रोजन 6 ही रहे, कम ज्यादा ना हो जाए। तो अपने पास C2H4 यहाँ पे बन गया है और एक H2 यहाँ पे बन गया, तो टोटल अभी भी सेम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साक्षी, क्या इसमें हम कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ सकते थे? अगर तोड़ सकते थे तो क्यों, अगर नहीं तोड़ सकते थे तो क्यों नहीं? हमने यही कहा ना कि या तो हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे या कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ेंगे। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो टूट रहा है एंड प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या हम यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ सकते थे? देखो, मान लेते हैं हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ दिया होता, तोड़ के देख लेते हैं, हमें क्या पता भी टूटेगा या नहीं, हम तोड़ के देख लेते हैं। अगर हम तोड़ के अलग अलग हो जाएंगे ये क्लियर या नहीं? सर फॉर्म हो जाएगा। हो जाएगा कैसे? सर एक एक बॉन्ड टूट के एच बैलेंस हो जाएगा। बॉन्ड टूट के एच बैलेंस हो जाएगा कैसे साक्षी, क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, चलो प्रोडक्ट्स बताओ। या मुझे फोटो खींच के भेजो या प्रोडक्ट्स बता दो कि तुमने क्या बनाया है, फिर चेक कर लेते हैं।
देखो अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ देते हैं साक्षी, तो दोनों कार्बन अलग अलग हो जाएंगे। क्या इसका कोई एल्कीन बन सकता है एक एक कार्बन का? नो सर। एल्केन बनाने के लिए इस पे 4 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, इस पे भी 4 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। फिर तो क्या हो गया, 2 कार्बन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने पास तो हाइड्रोजन ही कितने हैं, 6। क्लियर या नहीं? यस सर, मैंने वही किया था। अच्छा चलो, अब मुझे प्रोपीन की रिएक्शन से बताओ कि क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। प्रोपेन, प्रोपीन नहीं प्रोपेन। अल्काइंस हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में बनते हैं, तो लीव इट। प्रोपेन की रिएक्शन से बताएं क्या क्या प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। C3H6 प्लस H2, ओके। एक तो बन गया प्रोपीन प्लस H2, ओके। अगला और क्या पॉसिबिलिटी है? सर एक CH3 एक with CH, CH3 with CH double bond CH2। ये तो सेम ही नहीं हो गया, यही वाला प्रोपीन, बस तुमने डबल बॉन्ड यहां लगा दिया और CH3 यहां कर दिया। नहीं? यस सर। और कोई पॉसिबिलिटी? क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट सकता है साक्षी? कार्बन हाइड्रोजन तोड़ के हमने देख लिया, चाहे यहाँ पे तोड़ दो चाहे यहाँ तोड़ दो, प्रोपीन ही बन रहा है। दोनों केसेस तुमने बनाए हैं, दोनों केसेस में इट इज प्रोपीन एज द फाइनल प्रोडक्ट, तो वो सेम ही है, तो हम बार बार शो नहीं करेंगे। क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट सकता है किसी तरीके से? साक्षी? नो सर। नहीं टूटेगा, क्यों? क्यों नहीं टूटेगा, कोई आइडिया? मैंने ब्रेक करके देखा, उसमें हाइड्रोजन नहीं बैलेंस हो रहे। मान लो हम ये कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ देते हैं, तो एक कार्बन अलग हो जाएगा और 2 कार्बन तो अभी भी इकट्ठे रहेंगे। ये पॉइंट क्लियर? यस सर। अब जो अकेला कार्बन है उसको तो 4 ही हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो एल्कीन नहीं बना सकता। अपने पास टोटल हाइड्रोजन कितने थे यहाँ पे? 6। टोटल हाइड्रोजन नहीं, 8। टोटल हाइड्रोजन कितने थे अपने पास? 8, जिसमें से 4 हाइड्रोजन हम यूज कर चुके हैं। तो अपने पास कितने हाइड्रोजन बाकी हैं? 4। तो हम 2 हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, 2 हाइड्रोजन इसको दे देते हैं। अगर ये स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना होगा। ये पॉइंट समझ आया या नहीं?
सर एक बार दोबारा बताना। देखो दोबारा से समझते हैं। हमने क्या किया, हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ दिया। ठीक, अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ देते हैं साक्षी, तो ये वाला कार्बन अलग हो गया और ये दो कार्बन अभी भी इकट्ठे हैं। अब क्योंकि इसका एल्कीन तो बन नहीं सकता, तो इसको हम लिख लेते हैं CH4। ठीक है, अब अपने पास टोटल कार्बन थे 3, हाइड्रोजन थे 8। 3 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 8 हाइड्रोजन थे, जिसमें से 4 हम यूज कर चुके हैं। तो बचते हैं अपने पास 4 हाइड्रोजन। उसमें से 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए। कोई डाउट? यहां तक? बट इसमें लास्ट वाले में CH3 भी होने चाहिए। अभी देखो, अभी इसकी वैलेंसी स्टेबल तो नहीं है, अभी तो इसने सिर्फ कितने बॉन्ड बनाए, अभी कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3। अपने पास और हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बना देते हैं दोनों के बीच। हम क्या करते हैं, दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना देते हैं। क्लियर या नहीं? अब मैंने जैसे पहले बॉन्ड बनाया CH4, बट जो सेकेंड कार्बन था, जैसे आपने सेकेंड कार्बन पे CH2 लिखा है, मैंने वहां पे CH लिखा था और लास्ट वाले पे CH3, क्योंकि बॉन्ड तो सेकेंड कार्बन से नहीं ब्रेक हो रहा। देखो, जब ये बॉन्ड टूटा साक्षी, तो ये बन गया CH3। CH3 अलग हो गया। असली में हुआ क्या, बेसिकली ये CH3 अलग हो गया जब इनिशियली बॉन्ड टूटा, और ये इस तरीके से अलग हो गया। कोई डाउट यहां तक? नो सर। अब ना तो ये स्टेबल है क्योंकि इसके भी 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ना ही ये स्टेबल है क्योंकि इसके भी अभी तक कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 3। ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड के साथ ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ दिया। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के ये हाइड्रोजन दे दिया इसको, ताकि ये CH4 बना ले। क्लियर या नहीं? यस सर। और ये भी अनस्टेबल हो जाएगा, ये भी अनस्टेबल हो जाएगा, ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। कोई डाउट? नो सर। बेसिकली जब तुम कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ते हो, तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि चाहे तुम साइड वाला जो बाकी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कभी भी एल्केन नहीं बनेगा, ये 100% एश्योर्ड है। ठीक है, जब तुमने कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ा होगा, तो कभी भी जो दूसरा प्रोडक्ट है वो एल्केन नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें तो फिर हाइड्रोजन ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ये पक्का है। तो जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा ही एल्कीन बनेगा, ये भी एश्योर्ड है। तुमने बस क्या ध्यान रखना है कि भाई हाइड्रोजन सेम रहने चाहिए, वो बनेगा एल्कीन ही, ये 100%। कोई डाउट? नो सर। नोट करो इसे, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर देखते हैं। इनकी पैरालिसिस करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? प्लस H2। देखो, एक पॉसिबिलिटी तो यही है कि हम स्टार्टिंग से ही हाइड्रोजन बाहर निकाल लें, और H2 को बाहर कर दें बेसिकली। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमने हाइड्रोजन बीच वाले 2 कार्बन से बाहर निकाला होता साक्षी। पिछले केस में हमने उसको कंसीडर नहीं किया था,
क्यों? क्योंकि पिछले केस में तो प्रोपीन ही बन रहा था ना, चाहे तुम लेफ्ट से निकालो चाहे राइट से निकालो। क्लियर या नहीं? लेकिन इस केस में क्या है, या तो हम ये 2 हाइड्रोजन बाहर निकालें या ये 2 हाइड्रोजन बाहर निकालें, अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक ब्यूट 1 और एक ब्यूट 2। क्लियर? यस सर। अब देखो, अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ते हैं तब भी अपने पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आर देयर। अगर हम पहले वाले कार्बन का ही बॉन्ड तोड़ दें, सर एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4। हाँ बिल्कुल, एक CH4 आ जाएगा और एक आ जाएगा प्रोपीन। बिल्कुल सही। दूसरी कोई पॉसिबिलिटी? अगर हम यहां से बॉन्ड तोड़ दें तो क्या क्या बन सकता है? ये बन जाएगा साक्षी, या नहीं? देखो, एक हाइड्रोजन यहां से उठा के यहां लगा दिया है, यहां डबल बॉन्ड बना दिया है। बेसिकली 2 कार्बन का एल्केन और 2 कार्बन का एल्कीन। कोई दिक्कत? नो सर। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है इसमें साक्षी? इसमें एक और पॉसिबिलिटी थी। देखो, अपने पास 2-2 कार्बन के हिस्से हो रहे थे, तो हम चाहते तो दोनों के एल्कीन बना सकते थे। हम चाहते तो दोनों के एल्कीन बना सकते थे। तब अपने पास टोटल हाइड्रोजन कितने यूज हो गए होते? 2 कार्बन उधर, 4 कार्बन हम यूज कर चुके होते और 8 हाइड्रोजन हम यूज कर चुके होते। एक H2 बचता, उसको अलग से भी इवॉल्व कर सकते थे। क्लियर या नहीं? सर लास्ट इसमें हमने कार्बन बॉन्ड ही तोड़ा है ना? हाँ, मतलब यही वाला बॉन्ड तोड़ा, फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़े साथ साथ। यहां से भी हाइड्रोजन तोड़ दिया, यहां से भी हाइड्रोजन तोड़ दिया, दोनों कॉर्नर से हाइड्रोजन तोड़ के। देखो बेसिकली क्या क्या इसमें, जब हमने बीच वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ा तो ये बन गया, और ऐसा ही एक और कंपाउंड बन गया। तो पहले हम क्या कर रहे थे कि एक का एल्केन बना रहे थे, दूसरे का एल्कीन। अब क्योंकि यहाँ पे तो 2-2 कार्बन है, तो इसका भी एल्कीन बन सकता है अगर ये हाइड्रोजन बाहर चला जाए, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये हाइड्रोजन बाहर चला जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये H और H मिलके क्या बना लेंगे? H2। क्लियर या नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज है इसकी। तुम कोई भी लिखोगे एक पॉसिबिलिटी तो तुम्हें नंबर मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी है। अच्छा है कि लिखो, जितनी मैक्सिमम दिमाग में आए नंबर मिल जाते हैं इसमें, और ये रिएक्शन आने के चांसेस भी बहुत कम है।
ठीक साक्षी, कोई डाउट समझ आया या नहीं? yes sir. अब एल्केन्स का टेस्ट कब देना है और रिडॉक्स के डाउट्स कब लेने हैं टेस्ट के? चलो देखो, जो 6th क्वेश्चन था तुमसे पूछा था, देयर इज नो चेंज इन वैलेंसी। यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी क्या आ रही थी? +5, यहाँ पे +7 -1, तो चेंज हो रही है। सल्फर यहाँ +4 में था, यहाँ -2 में था, यहाँ 0 में चला गया, तो चेंज आ रही है। यहाँ पे बेरियम किस में है? +2 में। सल्फर किस में है? +6 में। जब तुम यहाँ पे सल्फर की निकालोगे तो +6 आएगी, बेरियम की निकालोगे तो +2 आएगी। ऑक्सीजन की चेक करनी बाकी है, ऑक्सीजन की भी अभी चेक करनी बाकी है, थोड़ा ध्यान से। BaO2, साक्षी मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओगी? -1 हाँ, -1, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन की -1, और यहाँ पे ये सल्फेट तो एज इट इज चला गया ना, सल्फेट को तो चेक ही मत करो, हमने एक क्वेश्चन किया भी था बैलेंसिंग का कि सल्फेट को सल्फेट ही रहने दो। क्लियर या नहीं? yes sir. और यहाँ पे भी -1 रहेगी, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। समझ आया साक्षी ये? yes sir आ गया। ठीक है, जब भी सल्फेट आए तो उसको मतलब डिस्टर्ब मत किया करो, सल्फेट ही कंसीडर किया करो। अगर यहाँ पे तुम अब ऑक्सीजन को -2 लोगे तो कुछ चेंज आ जाएगा, मतलब सल्फेट को सल्फेट रहने दो। एंड 7th वाला कर लेते हैं इसके बाद, ये नोट कर लो। सर आपने इस क्वेश्चन में BA की कैलकुलेट की थी या डायरेक्टली +2 लिख दिया? मैंने डायरेक्टली कर दिया बच्चे, जैसे BaO2 था ना, वैसे तो बेरियम की +2 होती है। मुझे कैसे पता कि बेरियम की +2 होती है? ये आता है देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यही लिखा था हमने पीरियोडिक टेबल में। ये सब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, तो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +2। और वो यहाँ सेटिस्फाई भी कर रही थी, ऑक्सीजन के पैर में नंबर 2 दिया था, जो ऑक्सीजन के पैर में नंबर है वो बेरियम की स्टेट है, और जो बेरियम के पैर में नंबर है वो ऑक्सीजन की स्टेट होगी। क्लियर या नहीं? yes sir. ठीक है, सर done. डन। ये क्वेश्चन क्यों छोड़ा? निट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। ये क्लियर साक्षी? सर मेरा इसमें B एंड C दोनों में N जो है वो +2 से +5 जा रहा था, तो इंक्रीज ही हो रहा है दोनों केसेस में। बी और सी, जैसे B पार्ट है उसमें NO की, उसमें पार्ट तो NO आंसर की मैंने पार्ट को रहने दो, सी पार्ट एक्सप्लेन करो। सर मेरी C पार्ट में NO की उसमें N की +2 आई, O की -2 है, -2 है बिल्कुल। फिर सर N2O में N की +5 है। +5 कैसे? सर कैलकुलेशन मिस्टेक है।
+1 आएगी, ये -2 रहेगा। 2x - 2 इज 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1। आंसर इज बी। क्लियर? यस सर। ठीक है, ठीक है साक्षी, और कोई डाउट्स हैं? नो सर। ठीक, तो फिर अल्केन्स के क्वेश्चन